completely या partially question is Completely. Completely. Most. moderate होगा मैम ग्रेड कौन सा लेते हैं? moderate में मैम M25 हिमांशु, yes मैम बेटा मुझे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताओ। तो मैम करेक्ट वो होती है जो मैम रिजल्ट जो 5% फेल ना होना चाहिए 5% ज्यादा फेल नहीं आना चाहिए। चलो ठीक है। अभिषेक कहाँ गया? भूपेंद्र, यस मैम टारगेट मिनी स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं बेटा? एक मिनट बता रहे मैम FM equals to HCK plus 1.625 into sigma. आरसीसी में हम स्टील ही केवल क्यों यूज करते हैं? रेनफोर्समेंट करने के लिए। एक मिनट रुकना, ये मुझे बताएगा अरुण। अरुण, अरुण, शालीन बताओ बेटा। शालीन, रितम, यस मैम रितम यस मैम बताओ बेटा, आरसीसी में हम केवल स्टील ही क्यों यूज करते हैं फॉर रेनफोर्समेंट? मैम रेनफोर्समेंट में हम लोग स्टील इसलिए यूज करते हैं, हम लोग एल्युमिनियम और कॉपर भी ले सकते हैं, बट स्टील हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो चीप होता है, हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन में भी मिल जाता है, इजिली अवेलेबल होता है, और उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो भी सही होती है। गुड। प्लास्टिक मॉड्यूलस बताएगा आकाश कुमार। आकाश कुमार, आकाश, आकाश, अंकित वर्मा, अंकित वर्मा, यस मैम बेटा मुझे बताओ मॉड्यूलस क्या होता है? यंग्स मॉड्यूलस क्या होता क्या है? मैम यंग्स मॉड्यूलस मैम मैंने क्या दो होता तीन है? दिनों से क्लास नहीं ली थी मैम, मैं था नहीं यहाँ पे। पिछले सेमेस्टर किया था ना, सोम पढ़ा था ना, उसने बताओ, उसने पढ़ाया था मैंने। मैम मैंने सिर्फ एक बार क्लास ली। अभी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, थर्ड सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया था ना सोम, उस टाइम पे अच्छा। मैंने बताया था यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है। मैम पता नहीं हमें, हम क्लास भी बहुत कम ही आए थे तो पिछले क्लास सेमेस्टर। आया करो, क्लास में आया करो, तभी समझ में आएगा चीजें, ठीक है? यस मैम और जो चीज नहीं समझ में आता है अपने दोस्तों से पूछो या खुद से सेल्फ स्टडी करो। ठीक है मैम। ओके। यस मैम। भूपेंद्र, यस मैम। यंग्स मॉड्यूलस बता बेटा क्या होता हम पहले तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, है? ठीक है, बस उसके मुझे बाद मैम फॉर्मूला जब चाहिए, मुझे फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला। हाँ,
E इज सिग्मा इक्वल टू क्या अपॉन होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ये शॉर्ट टर्म का प्रॉपर्टीज था कंक्रीट का। तो पहला क्या पढ़ाया था हमने? टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकंड क्या पढ़ाया था? सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। थर्ड पढ़ाया था इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये तीनों हो गया था ना? ये तीनों हो गया था ना? यस मैम। यस मैम। ओके, लिखो शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। फॉर शॉर्ट टर्म modulus of elasticity of concrete for short term modulus of elasticity of concrete EC E के नीचे छोटा सा C EC is equal to 5000 under root FCK। 5000 कैपिटल ई है, कैपिटल ई। कैपिटल ई उसके नीचे C is equal to 5000 under root FCK। ये जो शॉर्ट टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट के लिए जो यूज किया गया है वो सेकंड मॉड्यूल के बेसिस पे किया गया है। ठीक है, कोड ने जो ये वैल्यू निकाली है वो सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पे इस वैल्यू को डिफाइन किया है। ओके, तो पूछा था किस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पे ये डिफाइंड है। EC इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK। तो सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पर हुआ है। अर्लियर इसकी वैल्यू जो थी EC की वैल्यू जो होती थी 5700 अंडर रूट FCK होती थी। ठीक है, बट आफ्टर रिवीजन इसकी वैल्यू 5000 अंडर रूट FCK कर दी गई है। पहले 5700 इंटू अंडर रूट FCK होती थी, अभी 5000 अंडर रूट FCK इसकी वैल्यू हो गई है। इतना समझ में आ गया कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर कंक्रीट के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालनी है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो उसकी कैसे निकालेंगे? क्लियर? यस मैम। ओके, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज में अब आओ क्रीप। लॉन्ग टर्म के प्रॉपर्टीज में पहला डालना क्रीप। देखो, क्रीप इज अ टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन। टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन creep is a time dependent deformation. It happens due to continuous static loading acting on elastic material for a long period of time. देखो, क्रीप क्या होता है? एक टाइम पे डिपेंड होने वाला एक डिफॉर्मेशन है। डिफॉर्मेशन मतलब बॉडी के लेंथ में जो आती है, ठीक है, उससे क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो टाइम पे डिपेंड होने वाला ये डिफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये है कि आज से मान लो कि 100 साल बाद कोई स्ट्रक्चर बनाया, आज से 100 साल बाद उसकी खुद की कोई लोड हो रही होगी ना, उस स्ट्रक्चर की खुद की कोई अपनी भार होगी, कुछ वेट होगी, उसकी वजह से क्या होता है, वो मटेरियल
क्या होता है, इलास्टिक जैसा बिहेव करता है। कोई भी मटेरियल जब कंक्रीट बना रहे हैं तो इलास्टिसिटी पड़ रही है उसके लिए, तो इलास्टिक जैसा मटेरियल बिहेव करेगा। तो खुद की जब उसकी कोई लोड होगी, खुद की जब कोई उसकी वेट होगी, उसकी वजह से क्या होगा, कुछ लंबे पीरियड टाइम के बाद, मतलब आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो उस बॉडी में क्या होगा, कुछ डिफॉर्मेशन आ जाएगा। कोई एक्स्ट्रा लोडिंग नहीं लग रहा है उस पर, उसकी खुद की जो लोड की वजह से, उसकी खुद की जो स्टैटिक लोडिंग चल रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसी को क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। ठीक है, जो डिफॉर्मेशन होता है ड्यू टू देयर ओन वेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसी को क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ये टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये क्रीप वैल्यू नहीं निकल सकती है। इसके लिए पीरियड ऑफ टाइम लंबा होना चाहिए। इसीलिए हम इसको प्रॉपर्टीज में किसमें पढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म के प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे हैं। इसको समझ में आया इतना, समझ में आया इतना? यस मैम। क्या क्या क्या? CREEP, CREEP, क्रीप। ठीक है, तो क्रीप की वैल्यू निकालने के लिए, क्रीप की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्रीप कोफिशिएंट पढ़ना होता है, थीटा। क्रीप कोफिशिएंट थीटा पढ़ना होता है। तो लिखो क्रीप कोफिशिएंट थीटा इज इक्वल टू, क्रीप कोफिशिएंट थीटा इज इक्वल टू maximum creep strain, maximum creep strain, maximum creep strain divided by elastic strain, elastic strain, maximum creep strain divided by elastic strain। तो क्रीप की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू चाहिए होगी। पहले इतना लिख लिया, कितना लिख लिया बेटा? यस मैम। एक इमेज बना के भेजती हूँ, उसको बनाना जरा। अभी सर्वेइंग की एक ही क्लास हुई है ना हमारी? यस मैम, बाकी सर लिए है मैम। सर लिए तो समझ में आया चीजें ना? यस मैम, पहला चैप्टर से खत्म ही है सर जब लिए तो। चैप्टर इतना जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। देखो दिख रहा है? एक स्ट्रक्चर है उसमें जिसका लेंथ क्या है, L, इनिशियल लेंथ क्या है, L। उसके बाद से उसमें क्या दिखा रहा है कि ड्यू टू लोडिंग P, एक टेंसाइल लोडिंग लग रही है P, उसकी वजह से उसमें शॉर्ट टर्म के लिए क्या हो रहा है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वैल्यू को हमने मान लिया है dx। क्या माना है, dx। बट अब वो लोड हटा दिया गया है। अब मान लो कि वो लोड हटा दिया गया और कुछ सालों के बाद उसमें क्या हो रहा है, क्रीप डिफॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रीप डिफॉर्मेशन हो रहा है। इसकी वैल्यू को मान लिया गया है dy मैक्स। इतना चीज उसमें मेंशन है। तो इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू, एक मिनट, इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू मुझे आकाश कुमार बताएगा।
मैम आकाश एक मैम डीएक्स डीएक्स डीएक्स, हाँ इलास्टिक स्ट्रेन बताना है बेटा। डीएक्स डीएक्स मैम बोलो इलास्टिक आगे। मैम एक स्ट्रेन की जो वैल्यू क्या डिवाई होती थी? बस आपको बताना इलास्टिक स्ट्रेन, मैं हेलो क्रीप स्ट्रेन नहीं पूछ रही हूँ, इलास्टिक स्ट्रेन। मैम याद नहीं इतना। हेलो पढ़ा हुआ सब भूल जाओ तुम लोग। स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेन स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, तो पढ़ने का फायदा क्या? आवाज कट रही है आपकी। अभी भी कट रही है? अब क्लियर है मैम। भूपेंद्र यस मैम ठीक है। हाँ बेटा बताओ ठीक है। जरा हमको, इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी इस डायग्राम के लिए? मैम जो आपने बोला वो तो पूरा छूट ही गया, नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। अमन यस मैम। इलास्टिक Yes, स्ट्रेन ma'am. की वैल्यू बताओ बेटा। इलास्टिक स्ट्रेन की Ma'am. वैल्यू बताओ। मैम डीएक्स बाई एल। डीएक्स बाई एल। बेटा भूपेंद्र, भूपेंद्र यस मैम। क्या छूट गया है बेटा बताओ। मैम डायग्राम के बाद जितना भी आपने बताया उतना छूट गया पूरा। डायग्राम में मैंने बोला कि कोई स्ट्रक्चर है जिसका लेंथ एल है, ठीक है, और उसपे जब लोडिंग, कोई टेंसाइल लोडिंग पी लग रही है, उसकी वजह से शॉर्ट टर्म के लिए उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन आएगा, उसकी वैल्यू dx दिया है। और जब वो लोड हटा देंगे तो कुछ सालों के बाद, लंबे समय के बाद, मान लो 100 साल के बाद या 50 साल के बाद, उसमें कोई क्रीप डिफॉर्मेशन आएगा, उसकी वैल्यू है dy(x). क्रीप क्रीप दरार ना टाइप की, दरार टाइप की। क्रीप यस मैम अगर हिंदी में क्रीप एक डिफॉर्मेशन होता है, एक ऐसा टाइप का डिफॉर्मेशन होता है जो लंबे समय के बाद किसी स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। कह सकते हो दरार, वो कहना उतना सही नहीं होगा। जब दरार आ जाएगा तो हमारा मटेरियल हो जाएगा, वो तो वैसे भी फेलियर कंडीशन बन जाता है। तो मैम आपकी आवाज कट रही हो। मैम पूरी आवाज आपकी कट रही है। कट रही मैम पूरी आवाज। ओके ओके ओके। अब आ रही है आवाज? अभी अभी आ रही है? कट रही है मैम हल्की। हाँ मैम हल्की हल्की कट है। ओके वेट वेट, अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है? यस मैम आ रही। यस मैम। यस मैम अब तो बोलो अभी आ रही है कि नहीं? आ गई आ गई। आ गई ना? जी चलो ठीक है फिर। तो इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू क्या थी? dx/dl। क्रीप स्ट्रेन की वैल्यू क्या लिखेंगे? क्रीप स्ट्रेन की वैल्यू बताओ मुझे जल्दी से। क्रीप स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी? dy(max/L) होगी? होगी? अमन कुछ तो बोलो। यस मैम। यस मैम होगी। क्रीप स्ट्रेन की वैल्यू dy(max/L) हो जाएगी। स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती थी? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय
एक्चुअल लेंथ, यही होती थी ना स्ट्रेन की वैल्यू, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। यस मैम, क्रीप स्ट्रेन की प्रारंभिक वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ, तो dy max डिवाइडेड बाय L। अब हमको क्रीप कोफिशिएंट L, yes. निकालना है, क्रीप कोफिशिएंट निकालना है। क्रीप कोफिशिएंट का फॉर्मूला लिखवाया है मैंने, मैक्सिमम क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन। तो उसमें वैल्यू पुट करो, क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन, दोनों की वैल्यू पुट करो और थीटा की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? dy max upon dx। dy max अपॉन dx आ जाएगा। तब यहाँ Yes, से ma'am. लिखो dy max इज इक्वल टू थीटा इंटू dx। dy max इज इक्वल टू थीटा इंटू dx। ठीक है, यस मैम, अब हमें क्या चाहिए? हमको dy max कैलकुलेट करना है ना, क्रीप डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, क्रीप। तो हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू हमें IS 456 2000 कोड में मिल जाती है। तो थीटा की वैल्यू लिखो फॉर 7 डेज, 7 दिनों के लिए थीटा की वैल्यू 2.2 होगी। थीटा की वैल्यू फॉर 7 डेज 2.2, 2.2, थीटा की वैल्यू 28, हाँ 2.2, थीटा की वैल्यू 28 डेज के लिए 1.6, 28 डेज के लिए 1.6, and for 1 year 1.1, एक साल के लिए 1.1 होगी थीटा की वैल्यू। ओके, यस मैम, शॉर्ट टर्म के लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट के लिए कितना था, क्या वैल्यू लिखवाया था मैंने? वो मैम 5000 अंडर रूट FCK। ठीक है, यस मैम, ये तो क्या था? अगर मैं बस शॉर्ट टर्म के लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी था कंक्रीट के लिए, ठीक है, उसकी वैल्यू थी। यस अब देखो, अगर मैं बस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछती हूँ तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो क्या हम शॉर्ट टर्म वाला EC इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख सकते हैं? क्योंकि वो तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की ही वैल्यू है। E का मतलब ही हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो उसको जल्दी से लिखो, EC इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? P बाई लोडिंग P लग रही है ना, बाई A एरिया। स्ट्रेन की वैल्यू कौन सी स्ट्रेन लेंगे? क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक बात हो रही है, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन वाली वैल्यू लेंगे, तो dx अपॉन L बस लेंगे, P बाई A डिवाइडेड बाई dx अपॉन L। इतना समझ में आ गया? यस मैम, अब लॉन्ग टर्म के लिए E की वैल्यू कंक्रीट के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और कंक्रीट, तो उसको लिखना कैपिटल E और उसके नीचे CL, स्मॉल c एंड स्मॉल l इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? अगेन P बाई A, स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे अगेन P बाई A होगी, यस मैम, और स्ट्रेन की वैल्यू अब यहाँ पे हो जाएगी तुम्हारी लॉन्ग टर्म के लिए। अब दोनों को ऐड करेंगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन और क्रीप डिफॉर्मेशन दोनों ऐड हो जाएगा। लंबे टाइम समय तक हम दोनों को इंक्लूड करेंगे ना। जी मैम। तो लिखो स्ट्रेन की वैल्यू dx अपॉन L। आवाज आ रही है ना बेटा क्लियर?
यस मैम, कट रही है थोड़ी। तुम लोग मुझे धूप में बैठा के हालत खराब कर दोगे। मैम मत बैठिए, विटामिन डी लेना चाहिए। लिखो dx upon l यस सर। plus dy max upon l। मैक्स अपॉन एल, dx plus dy मैक्स ठीक है, अपॉन एल। यस मैम। अब फिर से आगे लिखना p by a divided by dx upon l प्लस अब dy max की वैल्यू आई थी ना थीटा इंटू dx, dy max की वैल्यू क्या आई यस थीटा मैम। इंटू dx, उसको पुट कर दो वहां पे dy max की जगह पे, तो हो जाएगी थीटा इंटू dx डिवाइडेड बाई l। इज इक्वल टू p बाई a डिवाइडेड बाई, कॉमा ले लो, कॉमा कॉमन में क्या हो जाएगा, कॉमन में dx अपॉन l हो जाएगा इंटू 1 प्लस थीटा हो जाएगा, p बाई a डिवाइडेड बाई dx अपॉन l इंटू 1 प्लस थीटा, 1 प्लस थीटा। लिख लिया? यस मैम। अब मैंने क्या पढ़ाया कि जब शॉर्ट टर्म के लिए पढ़ रहे थे तो स्ट्रेस अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन क्या हो रहा था, ईसी, ईसी हो रहा था ना। अब P बाई A डिवाइडेड बाई dx अपॉन L क्या है, ईसी ही है। P बाई A डिवाइडेड बाई dx अपॉन L क्या है, ईसी है। तो लिख लो EC इज इक्वल टू EC डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा, EC डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा। हो गया? यस। तो अब ECL इज इक्वल टू, फाइनल में लिख लो ECL इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा। ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी लॉन्ग टर्म के लिए इलास्टिक मॉड्यूलस फॉर कंक्रीट। तो शॉर्ट टर्म के लिए कोई पूछेगा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, इस क्वेश्चन बहुत आते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए 5000 इंटू अंडर रूट FCK, लॉन्ग टर्म के लिए 5000 अंडर रूट FCK डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू तुमको याद होना चाहिए, 7 डेज के लिए 2.2, 28 डेज के लिए 1.6 और 1 ईयर के लिए 1.1। ये रटा हुआ होना चाहिए एकदम। इतना क्लियर हो गया? दूसरा लिखो परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, आवाज नहीं आ रही। परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, अगर मैं पूछूं कि परमिसिबल का मतलब क्या होता है तो क्या होता है, क्या बताओगे तुम लोग? एनीवन? परमिसिबल का मतलब क्या हो सकता है? रतम मैम कोई भी बताओ जिसको आ रहा हो। इसको हिंदी में क्या कहेंगे पर? Let me see.
मैम मैम परमिएबल से रिलेटेड है क्या कुछ मीन्स? मैम कोई चीज जैसे अलाउ करना। इसको हिंदी में लिख रहा अनुमेय, पता नहीं इसको हिंदी में अनुमेय बोलते भी हैं नहीं। देखो, परमिशिबल का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा मैक्सिमम, कोई भी ऐसा स्ट्रेंथ या स्ट्रेस, ठीक है, जिसे कोई बॉडी बियर कर सकती हो, कोई बॉडी बियर कर सकती हो, मतलब मैक्सिमम लिमिट किसी चीज की, उसी को क्या बोलते हैं, परमिशिबल बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम लिमिट को क्या बोलते हैं, परमिशिबल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें कंक्रीट के रेफरेंस में लेना है, तो परमिशिबल मीनिंग लिख लो मैक्सिमम अलाउड स्ट्रेस, मैक्सिमम अलाउड स्ट्रेस, maximum allowed stress can concrete bear, can concrete bear। हो गया। जब सोम पढ़ा रहे थे तो हम कुछ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बताए थे। पहला बताए थे कैसे समझाऊं उसे, हम डायरेक्ट स्ट्रेस। हाँ, डायरेक्ट स्ट्रेस में तो डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस पढ़ाया था मैंने, लिख लो उसमें कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस भी पढ़ाया था, बेंडिंग स्ट्रेस भी पढ़ाया था, और उसमें भी दो टाइप पढ़ाया था, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस। ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस हैं। तो अगर मैं पूछूं कि डायरेक्ट स्ट्रेस को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे, मतलब डिफाइन नहीं करो, हमको बस समझाओ कि कैसे हो सकता है, कैसे मानेंगे कि कोई डायरेक्ट स्ट्रेस है, कोई फिगर के थ्रू या कोई समझा सकते हो तो समझाओ मुझे। बेंडिंग स्ट्रेस के बाद कौन सा था? ये तीन ही थे। बेंडिंग स्ट्रेस में दो थे ना, टेंसाइल और कॉम्प्रेशन, बस इतना ही जानो, अभी के रेफरेंस में इतना ही पढ़ना है हम लोग को, और तो बहुत भी है। बताओ बेटा, डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस पूछूं तो कैसे बताओगे? कोई भी स्ट्रक्चर है और जो अभी इससे पहले मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ना, वो डायग्राम, ठीक है, उसपे जो लोड लग रहा था वो कौन सा है? डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस के लिए है। वो किसके लिए है? डायरेक्ट टेंसाइल। डायरेक्ट। और अगर वही कॉम्प्रेशन के फॉर्म में लगता लोड तो डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बोलते, उसको बोलते ना, बोलते या नहीं? ओके। और अगर बेंडिंग की बात की जाए तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ऊपर कोई लोड लगा दिया मैंने, तो क्या होगा कि मटेरियल क्या होगा? डिफॉर्म होगा। मटेरियल क्या होगा? डिफॉर्म होगा। ऊपर का पार्ट क्या होगा? कॉम्प्रेशन में जाएगा। अगर न्यूट्रल एक्सिस बनाती हूँ और ऊपर का फॉर्म ऊपर का क्या जाएगा? पार्ट तुम्हारा कॉम्प्रेशन में जाता है, और नीचे का पार्ट कहाँ जाएगा? टेंसाइल में जाता है, टेंशन में जाता है। इतना पता है ना? तो जो ऊपर का पार्ट है वो क्या लगा रहा है? बेंडिंग कॉम्प्रेशन लगा रहा है, और नीचे का पार्ट बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। ऊपर का पार्ट बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और नीचे का पार्ट बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। इतना क्लियर है? यस। लिखो परमिसिबल स्ट्रेस। किसके यहाँ इतना आवाज हो रहा है? एक और इमेज भेज दूँ तो उसको बना लो जल्दी से तुम।
इसको लिख लो, इसको लिख लेना। डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू है और दूसरी जो है बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू है। IS 456 2000 कोड में ये देखने को मिलता है। M15 के लिए 4 रखते हैं, वैल्यू बस लिख लो और याद करने की जरूरत भी नहीं है इसको। इसके लिए कोड तुम लोग लेके जाना एग्जाम में। लिख लिया? अमन, अमन यस मैम, यस मैम, लिख लिया बेटा? यस मैम, लिखिए। लिख रहे तुम लोग नोट्स बना रहे हो या नहीं? हम बना रहे हैं। यस मैम बना रहे हैं। सब लोग नोट्स, हाँ सब लोग नोट्स बनाओ प्लीज, क्योंकि अब कहीं अगर मैं किसी एक बुक से बोलूंगी तो कहीं पे भी तुम लोग को नहीं मिलेगा ये सब चीजें। तो जो पढ़ा रही हूँ नोट्स बना लो, फ्यूचर के लिए तुम लोग के लिए इजी हो जाएगा।